हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर और उसका टॉपिक है टेंस, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने आ रहे हैं। इसको हम लोग बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि टेंस जो है वो आपके इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सारा कुछ आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, यहाँ तक कि आपका जो पैसेज है वो सब आपके टेंस पे बेस्ड होता है। तो हम इसको वन बाय वन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो टेंस आपका है टॉपिक बच्चों, ठीक है। और टेंस को मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से टॉपिक हमको टेंस में कवर करने हैं। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन इसको। सबसे पहला टेंस है बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान देख लो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं या फिर दैनिक कार्य या आदत का बोध होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हिंदी वाक्य के अंत में हमें देखना है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, वह फूल तोड़ती है। देखो हिंदी वाक्य के अंत में ती शब्द आया है, ठीक है। हम बाजार जाते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में ते है। तो कौन क्या कॉमन है इसमें? इसमें कॉमन है ता और हा। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता और हा शब्द आएगा, ठीक है। वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है आपका, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखते हैं वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है बच्चों, तो सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यस और यस जुड़ गए। ये वर्ब की बेटा फिफ्थ फॉर्म होती है। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसको वर्ब की यस या ईएस फॉर्म बोलते हैं या फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि जितनी भी वर्ब होती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। जितनी भी वर्ब होंगी वो प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे मान लो आपका दिया गया है गो, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। अगर हमें इसे एक वचन बनाना है, सिंगुलर बनाना है, तो हम इसमें यस या फिर ईएस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा गोज। और ये सिंगुलर फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेम अपोजिट होता है नाउन के। कोई भी नाउन दिया होता है, अगर उसमें यस या यस जोड़ दो तो प्लूरल हो जाता है, वो होता है सिंगुलर। लेकिन अगर उसमें यस यस जोड़ दो तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है, वर्ब प्लूरल होता है, अगर उसमें यस या यस जोड़ दो तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देखो बच्चों, वह फूल तोड़ती है, वह ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी प्लक, और इसमें हमने जोड़ दिया यस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सी प्लक्स द फ्लावर्स, ये हो गया। हम बाजार जाते हैं, वी, वी आपका क्या है बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए देखो गो में यस या यस नहीं लगा है, तो बी गो टू द मार्केट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या फिर यस या ईएस वाली फॉर्म लगी है, ठीक है। तो एक वचनकर्ता के साथ हमें वर्ब में यस या ईएस जोड़ देना है और बहुवचनकर्ता के साथ अफर्मेटिव में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस आता है, तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट, और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट। आपका यहाँ आप सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो बच्चों या प्लूरल हो, हमें सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन अब मैटर ये है कि हम डज नॉट कहाँ लिखेंगे और डू नॉट कहाँ लिखेंगे। तो सेम, जहां आप अफर्मेटिव में जिस सब्जेक्ट, जिस कर्ता के साथ वर्ब में यस यस जोड़ते थे, उसके साथ निगेटिव में हमें डज नॉट लिखना है। यानी ही, सी, इट कोई नाम है या कोई एक वचन करता है बच्चों, एक वचन करता, तो उसके साथ हमें डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है निगेटिव में। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन करता है, तो उसके साथ हमें
डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो हमें क्या हेल्पिंग वर्ब मिला प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव में हमें डू नॉट और डज नॉट नहीं अप्लाई करना है, ये अप्लाई होगा निगेटिव से। तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मैं फल नहीं खाता हूं, ठीक है। तो नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये आपका वाक्य निगेटिव है। और पहचान देखो, ता और हा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। आई के साथ हमें क्या अप्लाई करना है? डू नॉट। आई डू नॉट ईट द फ्रूट। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम डज नॉट अप्लाई करते। तो निगेटिव में हमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। चलिए बच्चों, तो हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसको हम बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखो, वाक्य को देखते हैं, क्या वह एक उपन्यास पढ़ता है? देखो क्या शब्द आया है, ठीक। और ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह एक उपन्यास पढ़ता है? तो जिस वाक्य में क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, उस वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब को जिस भी टेंस का पढ़ेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। तो वह यानी ही, और ही के साथ क्या यूज होगा? डज। तो डज को हमने पहले लिख दिया, ही को बाद में। डज ही रीड ए नॉवेल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन मान लो ये प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आए, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, वह कहां रहता है? जब बच्चों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? डू और डज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो वह कहाँ रहता है? प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखो व्हेयर, और आपका सब्जेक्ट है वह, यानी ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो व्हेयर डज ही, और वर्ब लिखना है लिव। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिनिश होता है। इसको हमने अच्छे से समझ लिया। एक इसमें अफर्मेटिव में एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस यस, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और निगेटिव से हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकेंड है बच्चों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान देखिए इसकी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए, ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए। जैसे मान लो बच्चों कहीं पे दिया गया है मैं दिल्ली गया, गया, तो आ की ध्वनि निकल रही कि नहीं निकल रही है? आ की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। उन्होंने खेत जोता, वह पढ़ने गए, तो ए की ध्वनि निकल रही है कि नहीं निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए की ध्वनि निकलेगी, वो सारे के सारे वाक्य होंगे आपके पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर उसका होगा फार्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ओनली अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे मैं कल दिल्ली गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं यानी आई, ठीक है। गो, गो मीन्स होता है जाना, उसका सेकेंड फॉर्म गो का होता है वेंट, तो वर्ब की हमें सेकेंड फॉर्म लिखनी है अफर्मेटिव में, तो आई वेंट टू दिल्ली। और पास्ट टेंस में बच्चों कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे होता है, तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है। अब इसका निगेटिव देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव, निगेटिव में क्या करना है बच्चों? निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फार्मूला वो देख लो। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और फिर ऑब्जेक्ट। अब बच्चों आप लोग कहोगे सर आपने जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म बताई है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है पास्ट इंडिफिनिट के। जैसे आपका वाक्य निगेटिव हो जाता है, सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड मिल जाती है, डिड नॉट, और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखो, तुमने दूध नहीं उबाला, देखो वाक्य क्या क्रिया में है आ। ठीक है, तो हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, नहीं शब्द आया तो हमारा वाक्य निगेटिव है, तो बनाते हैं इसको यू डिड नॉट। तो हमें निगेटिव में स्ट्रक्चर से देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू, फिर डिड नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बॉयल द मिल्क, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो हमें केवल अफर्मेटिव में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, निगेटिव से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं बच्चों। देखिए, जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। ठीक है सब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जैसे क्या हमने तुम्हारी सहायता की, तो क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में आया है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, डिड, सब्जेक्ट लिखना है, फिर वी, हेल्प यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यू, डिड वी हेल्प यू। ठीक है, तो बच्चों हमें केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, बाकी इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, डब्ल्यूएच टाइप हो, कैसा भी सेंटेंस आना आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करना है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बच्चों जो हमारा अगला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी कॉमन क्या है, गा शब्द। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल या फिर शैल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब विल और शैल कहाँ यूज करते हैं, आई और वी के साथ बच्चों हम हमेशा लिखते हैं शैल, शैल, और आई और वी को छोड़कर आपका चाहे जो सब्जेक्ट हो, वो आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, आई और वी को छोड़कर चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हमें कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लो, मैं कल एक मैच खेलूंगा, देखो वाक्य के अंत में गा शब्द आया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद विल या शैल, तो आई के साथ यूज करना है शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्या खेलूंगा, एक मैच, ए मैच, और कल की अंग्रेजी फ्यूचर में होती है टुमारो, तो आई शैल प्ले ए मैच टुमारो। ठीक है, इसका निगेटिव देखते हैं बच्चों। निगेटिव में क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद में हमें नॉट लिख देना है, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ोगे, नहीं शब्द है तो हमारा वाक्य निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यू, सब्जेक्ट लिखना है यू, फिर विल या शैल, तो यू के साथ विल यूज होगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, STUDY, यू विल नॉट स्टडी ये नॉवेल। ठीक है बच्चों, तो यू विल नॉट स्टडी ये नॉवेल, ये हमारा निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव जो होगा बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, तो इसमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, विल या शैल, तो विल या शैल को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखना है हमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे क्या वह एक गीत गाएगी, क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आया। ठीक है बच्चों, तो क्या शब्द जब पहले आया तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। तो विल, और वह है यानी सी, तो सी लिखेंगे, क्योंकि सी के साथ विल लगता है तो विल पहले लिख देंगे,
विल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग। लेकिन ऐसे वाक्यों में जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हमने जो है अच्छे से पढ़ लिया है। आगे देखते हैं अगला जो है टॉपिक। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। कंटीन्यूअस का एक मतलब समझिए, कंटीन्यूअस में कोई भी काम हो वो जारी रहता है, ठीक है, वो कार्य जारी रहता है, चाहे वो जैसा समय हो, चाहे वो भूतकाल में हो या वर्तमान काल में या भविष्य में, काम जो है जारी रहेगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कार्य जारी रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं तथा वर्तमान काल में कार्य जारी रहना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर यानी नोट अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे इज, एम और आर। इज, एम, आर, वर्ब और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं, B4, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की चौथी फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है बच्चों। तो देखते हैं एग्जांपल, मैं एक फिल्म देख रहा हूं। देखो वाक्य के अंत में रहा है शब्द आया, तो ये आपका कंटीन्यूअस टेंस है। बनाते हैं इसको, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ इज, एम, आर में से एम लिखना है, एम, ठीक है। वर्ब लिखना है फिल्म देखने के लिए हम लिखते हैं वॉच, और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉचिंग, क्या देख रहा हूं, एक फिल्म, ए मूवी। ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, तो आई एम वॉचिंग ए मूवी। इसका निगेटिव देखते हैं बच्चों। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तुम एक कहानी नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो नहीं शब्द आया तो हमारा वाक्य निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इसके बाद नॉट लिख देना है, और फिर वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम एक कहानी नहीं सुन रहे हो, सब्जेक्ट लिखना है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, नॉट, और वर्ब लिखना है हियर मीन्स होता है सुनना, उसका एनजी फॉर्म हियरिंग ए स्टोरी, तो यू आर नॉट हियरिंग ए स्टोरी। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखो बच्चों, जिसमें क्या शब्द पहले आए वो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, यानी जो प्रश्न पूछने का काम करे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब क्या शब्द पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर, तो इज, एम, आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह एक मधुर गीत गा रही है, क्या शब्द पहले आया, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इज, एम, आर पहले लिखना है, तो वह शब्द है सी। सी के लिए हम क्या लिखेंगे, इज, इसको पहले लिख दिया, फिर सी, और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, तो सिंग मीन्स गाना, उसका एनजी फॉर्म सिंगिंग, और एक मधुर गीत, ए मेलोडियस सॉन्ग, तो इज सी सिंगिंग ए मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और भूतकाल में यानी पास्ट में काम जारी रहेगा, वो हमारा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट में क्या अंतर है, उसमें रहा है, इसमें रहा था, बस केवल इतना अंतर है, ठीक है। वहां वर्तमान काल में काम जारी रहता है, यहां जो है भूतकाल में काम जारी रहता है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वाज तथा वेयर, और वर्ब, वर्ब की इसमें भी आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो वर्ब की चौथी फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
क्या डिफरेंस है, जहां इज एम आर लगता था प्रेजेंट में, बस पास्ट में वहां पे हमें वाज और वेयर कर देना है। बनाते हैं इसको, वह एक गीत गा रहा था, ठीक है, तो ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा था, क्योंकि हमें ही के साथ वाज लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। देखो, मैं कल गांव को नहीं जा रहा था, नहीं शब्द आ गया, तो ये आपका वाक्य नेगेटिव हो गया। और इसको बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर, फिर नॉट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की चौथी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इस नियम से बनाएंगे, यानी वाज और वेयर के बाद हमें नॉट लिखना है, तो आई वाज नॉट, ठीक है। फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग टू विलेज यस्टरडे। कल की अंग्रेजी पास्ट टेंस में यस्टरडे होता है, प्रेजेंट टेंस तथा फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी हमेशा टुमारो होती है। अगला वाक्य देखते हैं, इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, जब वाक्य में क्या शब्द पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है वाज और वेयर, तो वाज और वेयर को पहले लिख दो, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम मेरी सहायता कर रहे थे, तो तुम यानी यू के साथ लगता है वेयर, तो वेयर को पहले लिख दो, वेयर यू, हेल्प मीन सहायता करना, उसका आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग, और मेरी यानी मी, वेयर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी सहायता कर रहे थे। अगर इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलो अगला हमारा टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान देख लो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या फिर भूतकाल में काम जारी रहेगा, वो हमारा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम है, स्ट्रक्चर है, वो ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल बी और शैल बी, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो जहां पे कंटीन्यूअस शब्द जुड़ा रहेगा वहां वर्ब की, मेन वर्ब की हमेशा चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो देखते हैं पहला वाक्य, एग्जाम्पल, वह एक क्रिकेट मैच खेलता रहेगा, तो रहेगा शब्द आया, तो हमारा हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। और वह यानी ही के साथ क्या लिखेंगे, विल बी, ही विल बी, फिर वर्ब लिखेंगे प्ले मीन्स खेलना, उसका एनजी फॉर्म प्लेइंग, और ए क्रिकेट मैच, तो ए क्रिकेट मैच, ही विल बी प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में बच्चों जो नॉट हमें लिखना है, अब देखो चूंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में हमें दो हेल्पिंग वर्ब मिली है, विल बी और शैल बी, तो जब दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी तो दोनों के बीच में नॉट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी, ठीक है, या शैल नॉट बी। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ठीक है, यानी विल बी और शैल बी के बीच में हमें नॉट लिखना है, फिर वर्ब, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखो, तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो तुम सब्जेक्ट है यू के साथ विल बी, तो विल, लेकिन वाक्य हमारा निगेटिव है तो बीच में नॉट लग जाएगा फिर भी, तो यू विल नॉट बी, फिर वर्ब लिखना है रीड मीन्स पढ़ना, उसका एनजी फॉर्म रीडिंग ए नॉवेल, एक उपन्यास, तो यू विल नॉट बी रीडिंग ए नॉवेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव बनेगा बच्चों, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, लेकिन बाहर किसको करेंगे,
केवल विल और शैल, विल और शैल को पहले लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर लिखना हमें बी, ठीक है, फिर लिखना है वर्ब और उसकी चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो केवल विल और शैल को हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में, उसके बाद में फिर बी। तो अगर किसी भी वाक्य में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं या 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, 1 2 3, तो जो केवल पहला होता है वही बाहर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी वाक्य में चाहे जितनी हेल्पिंग वर्ब हो, केवल पहली हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। तो यहाँ देखो क्या तुम, क्या शब्द आया है, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव है, और तुम यू के साथ क्या लगता है, विल, तो विल यू, और वाक्य हमारा निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, तो विल यू नॉट बी, ठीक है। और भेजना का होता है सेंड, तो उसमें एनजी जोड़ेंगे, सेंडिंग ए लेटर, ठीक है। तो विल यू नॉट बी सेंडिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं भेजते रहोगे। अगला हमारा जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, तथा जो हमारा काम होता है वो वर्तमान काल में समाप्त हो चुका होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप कहोगे सर आ है, ई है कैसे हैं, देखो जैसे कहा गया, एक एग्जाम्पल ले लो, मैं भोजन कर चुका हूं, तो चुका हूं आया तब भी हमारा परफेक्ट है, लेकिन अगर हम कहें मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, तो दोनों वाक्य देखो बच्चों सेम हैं। अब देखो वाक्य के अंत में आ है की ध्वनि निकल रही कि नहीं निकल रही, मैंने भोजन कर लिया है, लिया है यानी आ है की ध्वनि निकलेगी तब भी हमारा वाक्य परफेक्ट टेंस होता है, और चुका हुआ आएगा तब भी वो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी एक वचन करता होंगे उसके साथ हैज लिखना है, जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट होंगे बहुवचन करता उनके साथ हैव लिखना है, ठीक है। आई के साथ भी हम हैव लिखेंगे, आई चूंकि एक वचन करता होता है लेकिन उसके साथ हैव क्रिया लिखेंगे, ये एक्सेप्शन है। तो बनाते हैं इस वाक्य को, मैं भोजन कर चुका हूं, ठीक है, या मैंने भोजन कर लिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या लिखना है, हैव, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है, टेक मीन्स होता है भोजन करना, उसकी थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन द फूड, आई हैव टेकन द फूड, मैं भोजन कर चुका हूं। अगला वाक्य देखते हैं इसका। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैज और हैव, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज और हैव, और इसके बाद में हमें नॉट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा वाक्य निगेटिव बन जाएगा, तुमने मेरी सहायता नहीं की है, नहीं शब्द आया है तो वाक्य हमारा निगेटिव हो गया। बनाते हैं इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी तुमने, यू के साथ, यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लिखेंगे, यू हैव, फिर नॉट, वर्ब लिखना है, वर्ब है सहायता करना यानी हेल्प, और उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और मेरी यानी मी, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। अगला वाक्य देखते हैं, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसीजर, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है आपका हैज और हैव, फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह भोजन परोस चुकी है, वह यानी सी एक वचन करता है तो उसके साथ में लिखेंगे हैज, तो हैज को पहले लिख देंगे, सी को बाद में, फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, परोसना, ठीक है, यानी सर्व्ड, ठीक है, सर्व मीन्स होता है परोसना, उसकी थर्ड फॉर्म सर्व्ड द फूड, तो हैज सी सर्व्ड द फूड, क्या वह भोजन परोस चुकी है। तो बच्चों हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पढ़ लिया है। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान देख लो इसकी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, यानी जहां पे अभी तक चुका है वहां पे आ जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये सारी चीजें होंगी वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल देखो, मैंने यह समाचार पहले ही सुन लिया था। तो देखो बच्चों, आ था की ध्वनि निकल रही है, आ था, लिया था यानी आ था, तो आ था की ध्वनि निकलेगी तो पास्ट परफेक्ट होगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना हैड, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो सबके साथ में लिखना हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो मैंने यह समाचार पहले ही सुन लिया था, आई हैड यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, आई हैड, फिर वर्ब लिखना, हेयर मीन्स होता है सुनना, उसकी थर्ड फॉर्म हर्ड दिस न्यूज, यह समाचार, और पहले ही क्या अंग्रेजी बिफोर, तो आई हैड हर्ड दिस न्यूज बिफोर, यह हमारा अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में बच्चों, ठीक है, नहीं शब्द आ गया तो हमारा वाक्य निगेटिव हो गया। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हैड, और उसके बाद लिख देना है नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम यह फिल्म नहीं देख चुके थे, ठीक है, सब्जेक्ट है यू, ठीक है, यू हैड, और निगेटिव वाक्य है तो नॉट लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यू हैड नॉट, और फिल्म देखना के लिए बच्चों हम लिखेंगे वॉच, WATCH, और उसमें ED जोड़ देंगे, वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या तुमने भोजन कर लिया था, क्या शब्द पहले आया है तो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। इसके लिए हम सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे हैड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, टेक मीन्स होता है भोजन करना, उसकी थर्ड फॉर्म टेकन द फूड, तो हैड यू टेकन द फूड। चलिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान देख लो इसकी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी, ठीक है, आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो ऐसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है विल हैव और शैल हैव, इसमें भी देखो दो हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो विल हैव, शैल हैव, और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैं शाम तक अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा, तो चुकूंगा आया यानी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखो आई, आई के साथ शैल हैव, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है तो शैल हैव, वर्ब लिखना है फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना, तो फिनिश्ड, अपना कार्य माई वर्क टिल इवनिंग, टिल इवनिंग शाम तक। ठीक है, तो मैं शाम तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क टिल इवनिंग। बच्चों इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वहां नॉट लिखना है, लेकिन नॉट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बच्चों लिखना है विल या शैल, फिर लिखना है नॉट, उसके बाद में हम लिखेंगे हैव, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में नॉट लगेगा, विल नॉट हैव। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, तुम गांव नहीं जा चुकोगे, यू विल नॉट हैव। ठीक है, विल हैव के बीच में नॉट लिखना है, तो यू विल नॉट हैव गॉन टू विलेज, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म लिखने है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गॉन टू विलेज।
फ्यूचर परफेक्ट का बच्चों अगला है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, शैल हैव, लेकिन जब एक के बाद दो हेल्पिंग वर्ब आए तो केवल पहले को बाहर करते हैं, तो विल और शैल को हम पहले लिखेंगे, विल या शैल, उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लिखने के बाद तब हैव लिखेंगे, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो क्या वह, यानी क्या शब्द है, तो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो क्या वह भोजन पका चुकी होगी, तो विल सी, क्योंकि सी के साथ विल लगता है तो इसका विल पहले लिखेंगे, विल सी हैव, कुक माने होता है भोजन पकाना, उसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, तो विल सी हैव कुक्ड द फूड, क्या वह भोजन पका चुकी होगी। तो हमने फ्यूचर परफेक्ट को भी पढ़ लिया है। अगला जो है टॉपिक हम देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी, यानी काम जो है समाप्त भी हो चुका होता है और जारी भी रहता है। ठीक है, कैसे जारी रहता है, काम जारी रहता है लेकिन उसमें समय दिया रहता है, तो समय दिया होने के कारण वो परफेक्ट होता है और जारी रहने के कारण वो कंटीन्यूअस होता है। पहचान देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य के शुरू होने का समय दिया रहता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम पहचान थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी सेम पहचान है, लेकिन इसमें जो काम होगा आपका उसके शुरू होने का समय दिया रहेगा, इसीलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज बीन और हैव बीन, यानी एक वचन करता है तो हैज बीन और बहुवचन करता है तो हैव बीन। फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, वर्ब की चौथी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखेंगे सिंस या फिर फॉर और फिर टाइम। ठीक है, आप कहोगे सर सिंस और फॉर कहां लिखना है, देखो बच्चों जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, आपका समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी जो फिक्स होगा, निश्चित समय होगा, वहां पे सिंस लिखना है, जो अनिश्चित समय होगा वहां पे फॉर लिखना है, यानी जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पे फॉर लिखना है। जैसे मान लो किसी दिन का नाम है, कोई सन दिया गया है, किसी महीने का नाम है, दिन का नाम हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीने का नाम हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई सन हो सकता है 2010, 2020, 1989, 1855, ठीक है, या फिर कल, परसों, नरसों, अगर ये सब चीजें आती हैं यानी फिक्स टाइम, तो वहां सेंस होता है। फिक्स टाइम का मतलब ये होता है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उसको हम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वो एकदम फिक्स होता है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है। लेकिन जिसमें थोड़ा सा आगे पीछे होने की संभावना होती है, यानी पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के लेंथ को दर्शाता है, वहां फॉर लिखते हैं। जैसे कहा गया दिन का नाम तो सेंस, लेकिन कहा गया कई दिनों से, ठीक है, तो वहां पे फॉर, कई महीनों से तो फॉर, कई हफ्तों से तो फॉर, कई सालों से तो फॉर, ठीक है, 2 घंटे से, ठीक है, घंटे से, मिनट से, तो उसमें क्या होता है 2 घंटे से हो सकता है वो 2-4 मिनट आगे पीछे हो, ठीक है, 2 मिनट से हो सकता है 2-4 सेकंड आगे पीछे हो, तो जिसमें टाइम के फिक्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती वहां फॉर, और टाइम फिक्स रहता है तो वहां पे सिंस लिखते हैं। तो वह, यहां देखो बच्चों, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं कब से, सुबह से, देखो टाइम दिया गया है, ठीक है, कार्य के शुरू होने का समय, यानी जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सुबह का समय था, तो कार्य के शुरू होने का समय, ठीक है, बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हम चूंकि हैव बीन लिखते हैं तो आई हैव बीन। फिर वर्ब लिखना है प्ले, प्ले मींस खेलना, उसका आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट, ठीक है। और सुबह से, सुबह का टाइम फिक्स होता है बच्चों, तो सिंस लिखते हैं, सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। इसका निगेटिव देखते हैं, निगेटिव, अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, और जब 2 हेल्पिंग वर्ब आती है तो उनके बीच में नॉट लगता है, तो यहां पे नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे बीन,
और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म यानी वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, सिंस या फॉर और फिर टाइम। ठीक है, वो एग्जाम्पल देखो, वह 4 दिनों से हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। नहीं शब्द है, वाक्य हमारा निगेटिव हो गया। कौन नहीं जा रहा है? वह, यानी दे, और दे के साथ क्या लगता है? हैज की हैव लगेगा, तो हैव नॉट बीन, हैव बीन के बीच में नॉट लिखना है। ठीक है, तो दे हैव नॉट बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म, गो मीन्स जाना, तो उसका एनजी फॉर्म गोइंग टू हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद में लिखना है फॉर। अब 4 दिनों से, 4 दिनों का जो समय होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो फॉर 4 डेज। ठीक है, तो हमने सिंस फॉर में फॉर लिख दिया, फिर टाइम लिख दिया, 4 दिनों यानी 4 डेज। मान लो हमारा वाक्य निगेटिव आ जाए। ठीक है बच्चों, मानो ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव आ जाए। इंट्रोगेटिव में क्या करना, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो केवल एक ही बाहर आएगा, एक को पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब की चौथी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। तो क्या शब्द आया है? तो ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। सबसे पहले लिखेंगे वह यानी सी के साथ क्या लगेगा? हैज, तो हैज को पहले लिख दिया, फिर सी, फिर बीन। ठीक है, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म यानी वाश मीन्स धोना, कपड़े धोना, वाशिंग। ठीक है, द क्लॉथ्स, तो क्या वह सुबह से कपड़े धो रही? तो हैज सी बीन वाशिंग द क्लॉथ्स। फिर सुबह से आया, टाइम दिया गया सुबह से, सुबह का टाइम फिक्स होता है, तो क्या लिखेंगे? सिंस, और फिर उसके बाद टाइम मॉर्निंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैज सी बीन वाशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, उसे जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, और वर्ब की एनजी फॉर्म वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद फिर टाइम। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देखो, वह कल से रो रहा है, यहां पे बच्चों था होना चाहिए, वह कल से रो रहा था, क्योंकि पास्ट है, तो वह यानी ही, और उसके बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म बीप, बीप मीन्स रोना, उसका एनजी फॉर्म बीपिंग। ठीक है, अब कल से सिंस यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी यस्टरडे होती है, तो ही हैड बीन बीपिंग सिंस यस्टरडे। इसका निगेटिव देखते हैं। ठीक है, तुम सुबह से नहीं सो रहे थे, देखो वाक्य के बीच में आया नहीं शब्द, तो ये हमारा वाक्य निगेटिव हो गया। क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हैड, और हैड बीन है तो नॉट बीच में लिख दो, फिर बीन लिखो, हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, तो तुम सुबह से नहीं सो रहे थे, यू हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट, स्लिप मीन सोना, उसका एनजी फॉर्म स्लीपिंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्न पूछने का काम करेगा। ठीक है, तो क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है, तो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, लेकिन बाहर केवल पहले वाले को लिखेंगे, हैड को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, फिर बीन।
फिर वर्ब की एनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। ठीक है बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या वह 4 दिनों से एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो वह यानी ही, तो पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, हैड ही, फिर बीन, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब है तो केवल एक बाहर आता है, दूसरा सब्जेक्ट के पीछे रहता है। हैड ही बीन, रीड मीन्स पढ़ना, एनजी फॉर्म रीडिंग, एक उपन्यास ए नॉवेल, और 4 घंटे ये पीरियड ऑफ टाइम होता है तो यहाँ फॉर लिखेंगे, फॉर फिर टाइम लिख देंगे 4 घंटे, 4 डेज। तो हैड ही बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 4 डेज। तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया। अब लास्ट वन जो हमारा बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी पढ़ते हैं बच्चों। सबसे लास्ट में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसकी पहचान देख लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में काम शुरू होने का समय दिया रहता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखने हैं सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। देखो बच्चों इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, शैल, हैव, बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब है, 1 2 3। फिर वर्ब की एनजी फॉर्म यानी वर्ब की चौथी फॉर्म बी4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, तो मैं सुबह से कपड़े धोता रहूंगा, टाइम दिया गया सुबह से, और रहूंगा पहचान। ठीक है, तो रहेगा, रहेगी, ये सब आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद टाइम भी दिया रहता है। तो बनाते हैं इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना आई, आई के साथ शैल हैव बीन लिखेंगे, तो आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन यहां बना लेते हैं, आई शैल हैव बीन। फिर वर्ब की एनजी फॉर्म धोना का होता है वाश, कपड़े धोना का, तो एनजी जोड़ेंगे तो वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स। और सुबह से सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, देखो आपका सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन हमें नॉट कहां पे लिखना है, पहले वाले के बाद नॉट, फिर लिखो हैव बीन। ठीक है, फिर लिखेंगे वर्ब की एनजी फॉर्म यानी वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, देखो तुम मुझे 2 दिनों से नहीं पीटते रहोगे, नहीं। ठीक है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा निगेटिव। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तुम, यू, यू के साथ विल लगेगा, यू विल नॉट हैव बीन, क्योंकि विल नॉट हैव बीन से पहले नॉट लगाना है, यानी पहले के बाद में नॉट, तो यू विल नॉट हैव बीन। ठीक है, पीटना का होता है बीट, BEAT, उसमें एनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीटिंग मी। ठीक है, तो यू विल नॉट हैव बीन बीटिंग मी, 2 दिनों से, तो फॉर दिनों के लिए क्या लगता है, फॉर 2 डेज, तो यू विल नॉट हैव बीन बीटिंग मी फॉर 2 डेज। ठीक है बच्चों, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य में बच्चों 3 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बाहर कौन आएगा, केवल पहला, यानी विल और शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरा जो बचा है उसको लिखेंगे हैव बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह 4 दिनों से कहानी सुन रही होगी, तो क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आया है, ठीक है, तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और वह सुन रही होगी यानी सी, तो विल को पहले लिख दो, विल सी, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, हियर मीन सुनना, उसका एनजी फॉर्म हियरिंग, एक कहानी स्टोरी, और 4 दिनों से तो फॉर, दिनों के लिए फॉर लगता है, फॉर 4 डेज, तो विल सी हैव बीन हियरिंग ए स्टोरी फॉर 4 डेज। तो बच्चों हम लोगों ने जो है टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है, पूरा एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया है। अब हम लोग अगले टॉपिक में टेंस का 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा एक कंसाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें आप लोग विद इन 10 मिनट पूरा टेंस कैसे याद रखा जाए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब हम अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।